आज अपन बात करेंगे फर्स्ट लेवल की पहले टॉपिक समतल दर्पण के बारे में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा कंपटीशन एग्ज़ाम में भी। तो अपन सबसे पहले समतल दर्पण बनता कैसे है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अपन बात करें कि एक कांच की परत होती है, समतल परत होती है, कांच की बनी हुई परत होती है, जिसके एक सतह पर, दोनों सतह में से किसी एक सतह पर हम परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करते हैं। देखिए ये हमारा कांच की परत हुई, जिसके एक सिरे पे हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। ये पीछे का भाग बोला जाएगा, पीछे के भाग पे क्या की जाती है, ये सामने का भाग होगा। पीछे के भाग पर क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। अब पॉलिश कौन से पदार्थ की होती है ये आपको याद रखना है, किस पदार्थ की पॉलिश की जाती है। तो सबसे पहले बात करें, ये परावर्तक पदार्थ होता है और परावर्तक पदार्थ में चांदी या मोस्टली पारे की पॉलिश की जाती है। याद रखना है आपको। तो एक वो गाना तो सुना ही होगा, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी। तो अपन यहाँ पे ए जी या एच जी की पॉलिश करते हैं, चांदी या पारे की पॉलिश करते हैं। अब अपन बात करें, जब भी प्रकाश डालेंगे सामने वाले भाग से तो वो प्रकाश परावर्तित होकर वापस लौट जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं इससे प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो हमने हमारे ग्राउंड लेवल में पढ़ा कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक मुख्य अक्ष बना देते हैं। ये मुख्य अक्ष बना दिया। मुख्य अक्ष बनाने के बाद यहाँ पर हम एक वस्तु रखेंगे। ये वस्तु रखी, वस्तु से हमें दो प्रकाश की किरणें शुरू करनी है। दो प्रकाश की किरणें एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दूसरी सीधी ध्रुव पर जाने वाली है। ये वाली किरण वापस लौट जाएगी और ये किरण देखिएगा, ये लंबवत आ रही है, ये लंबवत आ रही है दर्पण पर। तो लंबवत वाली किरण भी हमने ग्राउंड लेवल में पढ़ा कि लंबवत ही वापस जाती है। लंबवत आपतित होने वाली किरण लंबवत वापस जाती है और तिर्यक, जितना तिर्यक आपतित होगी उतना ही तिर्यक वो वापस लौट जाएगी। ये भी हमने पढ़ा। अब ये वापस लौटने वाली प्रकाश किरण और ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ काटेंगी वहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये आगे जाके काटने वाली नहीं है, तो हम इनको पीछे बढ़ाएंगे। देखिए इसको पीछे बढ़ाया और ये वाली किरण को भी हमने पीछे बढ़ाया, तो यहाँ काट दिया, तो यहाँ बना हमारा प्रतिबिंब। ये हमारी वस्तु हुई। तो ये ऐसे करके हमने प्रतिबिंब बना लिया। अब इस प्रतिबिंब के बारे में हम कुछ विशेषताएं पढ़ने वाले हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है उसकी क्या क्या विशेषता होती है। नंबर एक बात, पहली जो बात है वो क्या है, दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और दूसरी बात ये है कि ये वाली दोनों दूरियां, ये वाली प्रतिबिंब दूरी v और ये वस्तु की दूरी u, दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दोनों दूरियां बराबर होती हैं, इसलिए वस्तु के समान आकार का ही प्रतिबिंब बनता है। ये था अपना पहला पॉइंट। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। पीछे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और तीसरी बात अपन करें आकार की, तो वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब हमेशा बनेगा समतल दर्पण में। अब अपन बात कर लेते हैं कि स्थिति कहाँ होगी इसकी, कहाँ स्थित होगा, ये स्थित कहाँ होगा उसके बारे में बात करें तो दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों समान होती है। दर्पण से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी, तो ये बात थी नंबर 2।
दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होती हैं? समान होती है। अब अपन बात करें तीसरे वाली बात, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। तो अपन बात करते हैं फोकस बिंदु निकालने के लिए हमने क्या किया था। याद कीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर हम प्रकाश की किरण डालने वाले हैं। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, लेकिन इसके साथ साथ दर्पण के लंबवत भी है, इसलिए ये इसी मार्ग से वापस परावर्तित हो जाएगी। परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष को जहाँ काटेगी, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जहाँ काटेगी वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। अब आप बताइए कि ये कहाँ काटने वाली है? ये वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को कहाँ काटने वाली है? आगे बढ़ाते जाइए, पीछे बढ़ा लीजिए। मेरे को नहीं लगता, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो पीछे बढ़ाएंगे तो भी कहाँ काटेगी बताइए। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये दोनों प्रकाश किरणें अनंत पर जाके एक दूसरे को काट देंगी, ऐसा मानते हैं। अनंत पे काटेंगी तो यहाँ पॉइंट नंबर 3 जो हमारा है फोकस दूरी का, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, जिसको हम माप नहीं सकते, समतल दर्पण की फोकस दूरी हो। अब अपन नंबर 4 बात करते हैं आवर्धन क्षमता की। नंबर 4 अपन बात करते हैं आवर्धन के बारे में। आवर्धन के बारे में हमने पढ़ा m बराबर h/h, यानी ये प्रतिबिंब का आकार है। ये किसका आकार है? प्रतिबिंब का। और ये जो आकार है ये किसका है? वस्तु का। तो हमने ये बात पढ़ी है कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर होते हैं। बराबर होंगे, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा, यानी समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1 होती। अब बात करें +1 होगी या -1 होगी, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे वस्तु कहाँ है? मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है? मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। और मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी ये प्लस की, ये भी प्लस की, यानी h' भी धनात्मक होगा, h भी धनात्मक होगा, तो कितना आएगी? +1 आएगी। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होती है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी हमने 4 पॉइंट बात की हैं अभी तक। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के समान आकार का होता है। नंबर 2 वस्तु की दूरी दर्पण से और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होती हैं? समान होती है। नंबर 3 फोकस दूरी अनंत होती है। नंबर 4 आवर्धन क्षमता +1 होती है। अब हम बात करने वाले हैं दर्पण की इस प्रतिबिंब की एक और विशेषता के बारे में। यदि कोई भी व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, यदि कोई भी व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है दर्पण में, समतल दर्पण में, तो उसको कम से कम अपने से आधी लंबाई का दर्पण चाहिए। यानी देखिए 6 फीट का व्यक्ति है, 6 फीट का कोई व्यक्ति है जो समतल दर्पण में अपना क्या देखना चाहता है? पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है। 6 फीट का कोई व्यक्ति दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो उसको दर्पण चाहिएगा कितना? 3 फीट का, कम से कम 3 फीट का उसको दर्पण अवश्य चाहिए, अन्यथा वो अपना स्वयं का पूरा प्रतिबिंब नहीं देख पाएगा। समतल दर्पण में क्या होता है? पार्श्व विचलन होता है, पार्श्व विचलन होता है। ये पार्श्व विचलन क्या है मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है। यहाँ हम मुख्य अक्ष बना देते, यहाँ मैं कोई वस्तु बना रहा हूँ, इसका मैंने लेफ्ट हैंड ऊपर किया है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा, हमें ये समझने की बात है।
इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ऐसे बनेगा। इसको पार्श्व, इसकी साइड बात करें अपन, ये लेफ्ट है और ये राइट। तो इसके जो लेफ्ट साइड थी वो यहाँ पे कहाँ दिख रही है? राइट में दिख रही है। ध्यान से देखिए, इधर राइट साइड ले लेते हैं अपन और ये लेफ्ट वाली साइड, इसमें भी राइट और लेफ्ट। ये बात हमारी समझने वाली है कि समतल दर्पण में जो दायां भाग होता है वो बाईं तरफ दिखता है प्रतिबिंब में, और जो बाईं तरफ होता है वो दाईं तरफ दिखाई देता है। इसी को पार्श्व विचलन कहते हैं। समतल दर्पण में पार्श्व विचलन होता है। पार्श्व विचलन क्या है? दायां भाग बाईं तरफ दिखना और बायां भाग दाईं तरफ दिखना, ये होता है समतल दर्पण की बात। उसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, समतल दर्पण में क्या क्या होता है। अगला पॉइंट अपना देखिए, समतल दर्पण में कोई भी ये वस्तु है जो v वेग से गतिमान है। समतल दर्पण में ये एक वस्तु है जो दर्पण की तरफ v वेग से, किसकी तरफ है? ध्यान से भाषा समझिएगा, दर्पण की तरफ v वेग से वस्तु गतिमान है। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की तरफ कितने वेग से गमन करेगा, ये बात समझनी है। इस पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। v वेग से ये दर्पण की तरफ चल रहा है, ये भी दर्पण की तरफ तो v वेग से ही गतिमान है, लेकिन हम वस्तु की तरफ बात करें, यहां वस्तु की तरफ 2v वेग से गति करेगा। ध्यान से समझिएगा, यदि वस्तु दर्पण की तरफ v वेग से चल रही है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की तरफ 2v वेग से गति करेगा। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। ये किरण आपतित हो रही है, ये वापस क्या हो जा रही है? परावर्तित हो जा रही है। ये हमने अभिलंब खींच दिया। यहाँ जो समझने वाली बात है वो ध्यान से सुनिएगा, हमने दर्पण को घुमा दिया। हमने दर्पण को क्या कर दिया? घुमा दिया। कितना घूम गया अपना दर्पण? थीटा कोण रोटेट कर दिया, घुमा दिया। दर्पण को कितना घुमाया है? थीटा कोण घुमाया है। दर्पण जब घूमेगा तो ये भी घूम जाएगा, कितना? थीटा कोण। दर्पण को थीटा घुमाएंगे तो अभिलंब भी थीटा घूमेगा और अभिलंब पहुंच जाएगा यहाँ। और अभिलंब के यहाँ पहुंचने से जो ये वाली प्रकाश की किरण है, जो परावर्तित प्रकाश है, उसमें 2 थीटा विस्थापन होता है। ये बात समझनी है, यानी 2 थीटा लगभग इधर आ जाएगी। ये इसमें विस्थापन जो होगा वो दुगुना होगा। तो तीसरी बात क्या थी? समतल दर्पण को यदि हम थीटा कोण पर घुमा दें तो अभिलंब भी थीटा कोण घूमेगा, लेकिन परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाती है। ये बात अपने को याद रखनी है। अगली बात अपन समतल दर्पण में करने वाले हैं कि समतल दर्पण प्रकाश किरण को कितना डिग्री मोड़ देता है, विचलित कर देता है, इस बात के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं यहाँ एक समतल दर्पण बना लेता हूँ। ये हमारा समतल दर्पण हुआ। ये प्रकाश की किरण आपतित हुई। अगर ये दर्पण नहीं होता तो ये प्रकाश किरण जाने वाली थी इधर, लेकिन अब ये प्रकाश किरण परावर्तित होकर कहाँ जाएगी? इस दिशा में जाएगी। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ अभिलंब के बारे में। ये हमारा अभिलंब, ये वाला कोण कितना है? I,
ये वाला आर, आई और आर दोनों बराबर होते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं दर्पण ने प्रकाश को विचलित कर दिया। कितना विचलित कर दिया? अगर दर्पण नहीं होता तो प्रकाश कहाँ गमन करता? दर्पण नहीं होता तो प्रकाश का मार्ग ये था, लेकिन दर्पण के कारण प्रकाश में ये विचलन हो गया। दर्पण के कारण यहाँ जाने की बजाय प्रकाश की किरण यहाँ से गमन कर रही है, तो ये क्या हुआ? विचलन हो गया। ये प्रकाश का क्या हो गया? विचलन हो गया दर्पण के कारण। दर्पण के कारण। तो ये पूरा कोण देखते हैं अपन, पूरा कितना है? 180 डिग्री है। ये पूरा कोण कितना है? ये विचलन कोण निकालते हैं। विचलन कोण को डेल से लिखेंगे। पूरा कोण कितना है? 180। उसमें से आई और आर दोनों को माइनस कर दें तो ये वाला कोण आ सकता है अपने पास ये। तो 180 माइनस क्या कर देंगे? आई और आर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें पहले से पता है कि आई और आर दोनों बराबर होंगे, तो विचलन कोण को लिख सकते हैं 180 माइनस ये 2i। ये हमारा विचलन कोण होगा समतल दर्पण के कारण। अब अपन बात करते हैं समतल दर्पण में घड़ी का जो हम प्रतिबिंब देखते हैं। यदि दर्पण के सामने घड़ी रखें और उसके प्रतिबिंब में समय देखें तो क्या दिखाई देगा? ये बात है घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब की। घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा देता हूँ। ये घड़ी है हमारी, सामने घड़ी बनी हुई है। घड़ी में हो सकता है एक सुई भी हो, दो भी हो या तीन भी हो सकती हैं, लेकिन उसको समझना ये है। ये मैं दो सुई से समझा रहा हूँ। ये हमारी घड़ी है दो सुई वाली, जिसमें 3 बजे हुए। घंटे की सुई 3 पर है, मिनट की सुई 0 पर है, तो इसमें कितने बजे हुए हैं? 3 बजे हुए हैं। अभी इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, पार्श्व विचलन को ध्यान में रखिए। दायां भाग बाईं तरफ, बायां भाग दाईं तरफ, तो इसका जो समय है वो ऐसा दिखेगा। यानी इसमें क्या दिखाई देगा आपको? तो ये आपको कैसे निकालना है? ये तो बहुत आसान सी बात थी, लेकिन आप इसको निकालोगे कैसे, वो ध्यान देना है। वो बात समझाने जा रहा हूं मैं। देखिए, आपको एक याद रखना है, अगर घड़ी में एकमात्र सुई है, अगर घड़ी में एक ही सुई है, घंटे की सुई हो, स्थिति नंबर फर्स्ट, सिर्फ घंटे की सुई हो, सिर्फ घंटे की सुई हो, आवर्स हो, सिर्फ एक ही सुई हो, तो आपको क्या निकालना है? प्रतिबिंब का समय निकालना है। प्रतिबिंब में कितना समय होगा, ये निकालने के लिए आपको क्या करना है? 12 में से माइनस कर देना है। आवर्स का जो समय जो दे रखा है वो माइनस कर देना है। जैसे हम बात करें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 बजे किसकी बात चल रही है? 3 बजे घंटे की सुई का प्रतिबिंब समय, प्रतिबिंब समय, तो 12 माइनस 3 बराबर, घंटे की सुई कहाँ होगी? 9 पर होगी। इसके बाद अपन बात करें, अगर घंटे की बजाय नंबर 2 पॉइंट हमारे पास घंटे के अलावा मिनट की सुई भी दे रखी हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से सुनिएगा, कैसे क्या करने वाले हैं। घंटा के साथ मिनट भी दे रखा हो, तो आपको प्रतिबिंब समय निकालने के लिए क्या करना है? ये जो 12 था, इसको मैं लिखूँगा 11 तो घंटे कर दूंगा और 60 इसकी क्या बना दूंगा? मिनट बना दूंगा। 11 घंटे और 60 मिनट बना दी। 11 घंटे और 60 मिनट हो गया, वही समय 12।
याद रखिए वही 12 में से माइनस करना है, लेकिन इसको 2 भागों में तोड़ लेते हैं, घंटे 11 रख लेते हैं और समय क्या कर देते हैं 12 कर देते हैं। याद रखोगे ही। इसमें से माइनस कर देंगे हमारा जो आवर्स का टाइम है वो, और जो मिनट का टाइम है वो माइनस कर देंगे। जैसे मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, वास्तविक समय क्या है, वास्तविक समय है 4:15, तो प्रतिबिंब समय क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का समय, प्रतिबिंब समय निकालोगे 11:60 में से 4:15 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, यहाँ तो 45 आ जाएगा और यहाँ 7:45 का समय हमें प्रतिबिंब में प्रतीत होगा। ये बात अपने को याद रखनी है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, घंटा मिनट के साथ अगर तीसरी सुई भी हो, तीसरी सुई भी हो तो क्या करेंगे, तीनों सुई हो और आपको फिर समय निकालना है प्रतिबिंब का, तो ध्यान रखिए क्या करने वाले हो। देखो पहले 12 घंटे थे, लेकिन उसमें से 1 घंटे की हमने मिनट बना ली। अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट को सेकंड बना देंगे, यानी यहाँ 59 मिनट छोड़ देंगे और इसमें सेकंड बना देंगे 60, और इसमें से पहले अपन घंटा, फिर मिनट और फिर सेकंड को माइनस करने वाले हैं। जैसे कोई भी समय दे रखा हो, घंटा मिनट और सेकंड तीनों में दे रखा हो, तो आप यहाँ घंटे में से 11 में से माइनस कर दो, घंटे की सुई का स्थान आ जाएगा, मिनट में 59 में मिनट माइनस कर दो, मिनट का समय आ जाएगा, और फिर सेकंड को 60 में से माइनस कर दो, सेकंड की सुई की स्थिति आ जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं, 2 दर्पण यदि थीटा कोण पर झुके हुए हों तो उनमें प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। इसके बारे में तो ये मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना है, और सबसे समतल दर्पण का सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन यही होता है, ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। यदि 2 दर्पण थीटा कोण पर झुके, ये बात अपन करने वाले हैं, 2 दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हैं तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालोगे। जैसे ये पहला दर्पण है और ये कोई भी दूसरा दर्पण है, दोनों दर्पणों के बीच का जो कोण है वो 90 है, थीटा की वैल्यू कितनी है 90। तो आपको कैसे निकालना है, इसके लिए रूल नंबर 1, नियम नंबर 1 आपको ध्यान देना है। क्या करोगे, क्या करना है, 360 डिग्री को थीटा से डिवाइड कर देना है। इसके बाद यहाँ एक संख्या आएगी, यहाँ एक क्या आएगी संख्या, उस संख्या को हम m बोलते हैं। क्या आ जाता है, एक नंबर आएगा उसको हम m बोलेंगे। अब बात करें ये m क्या हो, यदि सम संख्या हो, यदि m सम संख्या हो, यदि m क्या हो सम संख्या हो तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे, तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब की संख्या n बराबर, ये हुई प्रतिबिंब की संख्या, यानी 360 में भाग देंगे थीटा का, और अगर उत्तर सम संख्या में आ गया तो हमें क्या कर देना है, जो हमारा आंसर आता है सम संख्या उसमें से 1 घटा देना है। यहाँ हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, दोनों दर्पण कितने कोण पे झुके हुए हैं,
थीटा कोण पे। इसके मध्य में कहीं भी कोई वस्तु यहाँ रख देंगे, कहीं भी रख सकते हैं, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे हमें उस एक वस्तु के। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 360 में 90 का भाग देना है, आंसर आया 4। 4 क्या है, सम संख्या है, तो यहाँ हमें प्रतिबिंब संख्या निकालनी है। प्रतिबिंब संख्या क्या हो जाएगी, 4 - 1 बराबर 3 प्रतिबिंब दिखाई देने वाले हैं। ये याद रखोगे, m सम संख्या हो, m क्या हो, सम संख्या हो, तब की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट बात में हम पढ़ने वाले हैं कि हमने 360 को m थीटा से डिवाइड कर दिया। 360 को किससे डिवाइड कर दिया, थीटा से डिवाइड कर दिया, आंसर आया m, और m आ गया विषम संख्या, m आ गया विषम। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना है, m विषम आने की स्थिति में हमें क्या करना है। m विषम आने की स्थिति में हमें देखना है वस्तु कहाँ स्थित है। अगर m विषम आता है तो क्या देखना है हमें, वस्तु की स्थिति देखनी है, वस्तु की स्थिति कहाँ है। पहली बात, वस्तु की स्थिति, वस्तु समद्विभाजक पर है, समद्विभाजक पर है। नंबर 1 बात, वस्तु समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब है इन दोनों के मध्य में इसको 2 भागों में बांट दो, ये हुआ समद्विभाजक, ये हुआ समद्विभाजक, यानी दोनों तरफ इक्वली ये दोनों बराबर बराबर कोण, 2 बराबर भागों में इसको बांट दिया, दोनों के मध्य एक रेखा खींच दी। यदि वस्तु यहाँ है, यहाँ हमारी वस्तु रखी है, तो वस्तु कहाँ हुई, समद्विभाजक पर वस्तु स्थित है, और ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, प्रतिबिंब संख्या क्या होगी, m में से 1 माइनस कर दिया जाएगा, जो विषम संख्या हमारे पास आई है उसमें से 1 माइनस कर देंगे। और इसी में नंबर 2 बात, यदि वस्तु समद्विभाजक पर नहीं हो कि इधर उधर स्थित है, यदि वस्तु समद्विभाजक पर नहीं हो करके इधर उधर स्थित है, तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए, यहाँ ध्यान दीजिए, समद्विभाजक पर नहीं हो तो क्या होगा, तो प्रतिबिंब की संख्या m के समान ही प्राप्त होगी, प्रतिबिंब की संख्या जो है वो जितना m आता है वो का वो ही रहेगा। ये बात याद हमें रखनी। ओके, मैं एक उदाहरण लेके समझा देता हूँ कि दोनों दर्पण के मध्य का जो कोण है, ये कोण 40 डिग्री है। दोनों दर्पण के मध्य कोण कितना है, 40 डिग्री है। तो आप यहाँ 40 से भाग करोगे तो आंसर कितना आएगा, 9 आया। 9 विषम संख्या है, तो हमें क्या देखना है, वस्तु कहाँ है, समद्विभाजक पर है, तो आपको प्रतिबिंब की संख्या 9 - 1 यानी 8 कर देनी है। अगर वस्तु यहाँ नहीं हो कि समद्विभाजक पे नहीं हो कि वस्तु यहाँ है, तो आपको क्या कर देना है, प्रतिबिंब की संख्या को 9 ही रख देना है। ये बात याद रखोगी। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं कि ये तो सम और विषम की बात हुई ना, आपने थीटा का भाग दिया 360 में, सम संख्या आ गई, तो जो आंसर आया उसमें से 1 माइनस कर देंगे, प्रतिबिंब संख्या हो जाएगी। विषम आया तो हम देखेंगे वस्तु समद्विभाजक पर है तो 1 माइनस कर देंगे, समद्विभाजक के अलावा दाएं बाएं है तो हम वो का वो आंसर रख देंगे। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं
कि अगर हमने 360 में थीटा का भाग दिया और आंसर दशमलव में आ गया तो हम क्या करने वाले हैं, तो कैसे हम प्रतिबिंब संख्या निकालने वाले हैं, ये देखना जरूरी है। देखिए अपन बात करें, हमने 360 में थीटा का भाग दे दिया तो आंसर आया 4.6। ये कंडीशन नंबर 1। और दूसरा हुआ 360 में भाग दिया थीटा का और आंसर आ गया 5.2, या चलो और कुछ देख लेते हैं 7.2। तो ऐसी स्थिति में क्या कर देना है, ये जो हमारा आंसर है इसका पूर्णांक कर देना है। इसका क्या कर देना है, पूर्णांक कर देना है। इसको राउंड फिगर में कर देना है। इसको क्या कर देना है, राउंड फिगर बना देना है। इसका पूर्णांक 4.6 है, इसका पूर्णांक हो जाएगा 5। तो m का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी विषम संख्या आ जाएगी। अब हम निर्धारित कर लेंगे कि क्या आना है क्या नहीं आना है। अगर इस टाइप से 7.2 आया तो इसका पूर्णांक क्या होने वाला है, 7। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारा आंसर 360 में भाग देंगे थीटा का, अगर हमारा आंसर सम आता है तो हमने पढ़ लिया, विषम आता है तो पढ़ लिया। अब हम बात करें दशमलव में आ जाएगा तो उसका हम पूर्णांकन करके संख्या m निकाल लेंगे।